सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है 17 जनवरी और आज है हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक डे का तीसरा दिन। आज हम चालू कर रहे हैं अपना तीसरा दिन। तो आज की मैं सबसे पहले आपको अपने गोल्स टारगेट्स बता देता हूँ कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं और उसके साथ ही हम अपनी चालू करते हैं अपनी पढ़ाई। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो मेजर टारगेट्स हैं वो हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज़ और साथ ही साथ PYQs। तो ये हमें कवर करने हैं आज के दिन। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट का चैप्टर जब भी आप पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, तो पहली बात यह है कि 2023 के पेपर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रेसिडेंट के बारे में, उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कुछ जानबूझ के डालता है कि आप लोग घबरा जाएं और आप लक्ष्मीकांत से हटके या फिर किसी और स्टैंडर्ड बुक से हट के कुछ दूसरा सोर्स पकड़ें। ऐसा मत करें। उन क्वेश्चंस में आप सोचिए कि उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट याद करना आपके लिए इम्पॉसिबल है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन याद करो, उसके बाद उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं इलेक्टेड, देन आप उसको डिवाइड करो, फिर आप परसेंटेज ऑफ वोट शेयर निकालो, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ लक्ष्मीकांत में जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं और इस बार भी आए हैं। प्रेसिडेंट में ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आपको पूरी रटी हुई होनी चाहिए कि कौन कहाँ पार्ट लेता है, कितने वोट शेयर, यानी कि नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि वोट शेयर निकलता कैसे है। बाकी आप याद रख सकते हैं कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है वो आपको ज़्यादा रखना है इंस्टेड ऑफ कि कौन पार्टिसिपेट करता है। उसके साथ ही प्रेसिडेंट एक ऐसा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आता है। ये प्रेसिडेंट आप सब लोग जानते हैं कि पिछली बार क्वेश्चन इस वजह से आए थे क्योंकि करंट अफेयर में साथ इलेक्शंस हुए थे, इस वजह से। तो करंट अफेयर में अगर रहता है तो प्रेसिडेंट का क्वेश्चन एक ना एक ज़रूरी आता है, ये ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट आप ध्यान रखिए प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि इलेक्शन प्रोसेस में जो सदस्य भाग लेते हैं वो इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर्स हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। ऑल्सो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो आपको याद रखनी, कन्फ्यूजिंग होती है बट याद रखनी है। मैं क्या करता हूँ कि जब लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो ऊपर लिख देता हूँ लक्ष्मीकांत की बुक के ऊपर ही। सेपरेट नोट्स नहीं बना रहा हूँ। सेपरेट नोट्स केवल उस चीज़ के बनाता हूँ, जैसे कोई केस लॉस हो गई, कोई आर्टिकल्स मेरे को याद नहीं हो रहे हैं तो उनके मैं नोट्स बनाता हूँ, बाकी नहीं। बाकी आप लक्ष्मीकांत जब भी पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ऊपर जो खाली स्पेस होता है उसमें ट्राई कीजिए कि आप लिख दें। मैं ज़्यादातर वही करता हूँ, क्योंकि जब दोबारा मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ूंगा तो मुझे पता है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मेरे को याद रखनी है, कहाँ मैं फंसता हूँ वो मेरे को पता होना चाहिए, तो वो मैं लिख लेता हूँ ऊपर। प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स को ध्यान रखिएगा कि इंडिया में केवल 3 ही वीटो पावर्स मिली हुई हैं, एक तो एब्सोल्यूट, एक सस्पेंसिव, एक पॉकेट वीटो। स्पेशलाइज्ड पॉकेट वीटो नहीं मिली है इंडियन प्रेसिडेंट को, वो हमको जरूर से याद रखनी है। वो केवल अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिली हुई है। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं जरूर। एक ट्राई करिएगा कि आप प्रेसिडेंट के चैप्टर के अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं ना वो आप याद कर पाएँ। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट और जो सेंटर वाला जो पार्ट है ना पूरा, जैसे प्रेसिडेंट है, PM है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। पार्ट 5 आपको पता होना चाहिए, फिर आर्टिकल्स कितने से कितने तक हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक कन्फ्यूजिंग चीज़ जो लगती है प्रेसिडेंट के चैप्टर में, यानी मान लीजिए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है तो क्या वाइस प्रेसिडेंट जो बचा हुआ टेन्योर है उसको एज अ प्रेसिडेंट पूरा करता है, या फिर न्यू इलेक्शंस होते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है कब प्रेसिडेंट के रोल में आता है, यानी कि अगर पोस्ट वेकेंट है तब, या फिर जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर वो कहीं बाहर टूर पे गए हुए हैं, बीमार हैं तब। यानी कि ये हमको पता होना चाहिए कि जब पोस्ट वेकेंट है तब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फुल टेन्योर के लिए कभी नहीं आता है। हमको ये पता होना चाहिए जब भी पोस्ट वेकेंट है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए, न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट हो जाना चाहिए। जैसा अमेरिका में होता है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो बचा हुआ टेन्योर है वो कंप्लीट करता है। वहाँ इलेक्शंस नहीं होते हैं जब तक 4 साल उनके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक। एक आर्टिकल 1 to 3 आपको याद रखना है, ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, न्यूज़ में भी काफ़ी रहती है। ऑर्डिनेंस कैसे लाए जाते हैं और कैसे फिर वो पार्लियामेंट में पास होना जरूरी है उनका, कैसे 6 हफ्तों का टाइम है, कैसे फिर पास होने के बाद 6 मंथ्स कैसे वो काम करते हैं, फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद क्या होता है। तो वो जो सारी टेक्निकलिटीज़ है हमको सारा पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के बारे में। अगर ये चीज़ें नहीं पता है ना
तो आप कम ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे प्रेसिडेंट के चैप्टर। वाइस प्रेसिडेंट भी मैंने इसके साथ ही पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के साथ। तो वाइस प्रेसिडेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी उसको जो रिमूवल प्रोसेस है, वो उसको फॉर्मली इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं। ऐसा पार्लियामेंट नहीं बोलता है कि वो इम्पीचमेंट है। जो स्पेशलाइज मेजोरिटी है उसको यूज़ करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और ये याद रखिए कि वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट के रोल में अपना काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने की उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो मेंबर नहीं होता है बट वो एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट में याद रखिएगा कि ये जो पोस्ट हमने ली है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से थोड़ा सा कॉपी किया है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस ये है कि वो हमारा यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट के रूप में, अगर मान लीजिए पोस्ट वेकेंट है तो वो काम नहीं कर सकते हैं। न्यू इलेक्शन यहाँ पे जरूरी है, वहाँ पे वो सीधा काम करते हैं, वो जो मैंने आपको पहले बताया। तो आज का हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कंप्लीट किया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर। अब बढ़ते हैं हम गवर्नर वाले चैप्टर की तरफ, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है, तो इनको हमें एक साथ ही पढ़ना चाहिए। तो आप जब भी कभी इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ें तो दोनों को एक साथ पढ़ें, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रेसिडेंट के बाद मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर उठाया था गवर्नर। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को पूरा करने के बाद मैंने नेक्स्ट चैप्टर उठाया गवर्नर का, क्योंकि बहुत ही सिमिलर है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं सीधा खोलिए चैप्टर नंबर लक्ष्मीकांत में, आप सीधा खोलिए चैप्टर नंबर 30 और गवर्नर स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के ज़्यादातर मोस्टली जो प्रोविजंस है ना, वो ज़्यादातर आपको गवर्नर में मिलेंगे। कुछ चेंजेस हैं, जैसे जो पार्डनिंग पावर है वो गवर्नर की थोड़ी सी कम है। वो जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको ख़त्म, मतलब क्षमा नहीं कर सकता है, ये पावर उसके अंदर नहीं है। उसको चेंज कर सकता है बट थोड़ा स्थगित कर सकता है, बट क्षमा नहीं कर सकता। वो प्रेसिडेंट के अंदर ही पावर है। तो कुछ ऐसे जैसे उसको जो वीटो पावर, एक एक्सटर्नल वीटो ये है कि वो लेजिस्लेचर से जो बिल्स आते हैं या फिर जो वो उसके पास ऑप्शन है कि वो प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व कर दे। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ उसके अंदर है, मिलती है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गवर्नर में ये है कि वो जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर जो जनजातीय कल्याण मिनिस्टर के लिए अलग से अपॉइंटमेंट देता है। और कुछ हम मान लें जैसे असम में जो ऑटोनोमस क्षेत्र हैं उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर का संभालने वाले बात हो, या फिर जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर संभालना हो, नागालैंड है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसके पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, विवेकाधीन जो शक्तियाँ हैं वो गवर्नर के पास ज़्यादा है। गवर्नर की पोस्ट ऐसा आप सभी लोग जानते हैं एज एजेंट है। नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है ना, जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा बायस्ड रहता है। जैसे पार्टीज बदलती हैं तो गवर्नर्स बदलते हैं। ये कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी लक्ष्मीकांत में दी हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ आर्टिकल्स है इंपॉर्टेंट, जैसे 213 ऑर्डिनेंस के ऊपर है। गवर्नर के बारे में हमको पता होना चाहिए। जितने भी जो इंपॉर्टेंट केसेस हुए थे ना, जैसे ऑर्डिनेंस से लेके काफ़ी केस हुए, जैसे कूपर केस हुआ जो ऑर्डिनेंस के ऊपर था, कैसे मिसयूज हो रहा था ऑर्डिनेंसेस का, वो आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी पॉइंट्स आपको प्रेसिडेंट में मिलते हैं वो आपको सीधे सीधे ज़्यादातर जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आपको यहाँ गवर्नर में मिल जाते हैं। तो ध्यान से लगा के हमको पढ़ना है। अपना गोल होना चाहिए कि हमको एक भी चीज़ छूटे नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको ऊपर नोट करिए और आगे बढ़िए। एक जगह अटकना नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा से रिवीजन करना ही है। तो एक जगह अटकना नहीं है, पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, मोटिवेशन रखिए कि यस यू कैन डू इट। तो उसी मोटिवेशन से आपको चलना है। तो हमारा आज का दूसरा टास्क जो कि था गवर्नर वाला चैप्टर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टास्क प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ। जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाला जो चैप्टर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ना जरूर है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें ऐसी छोड़नी नहीं है कि यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का जो चैप्टर है ईजी है। कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे आर्टिकल से याद रखिए कि आर्टिकल 75 बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका चीफ कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके बारे में यही हमको लाइन मिलती ज़्यादातर, कि ये बात आपको याद रखनी है कि वेस्ट मिनिस्टर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वही मेन हेड होता है। ये तो नाम मात्र के हैं प्रेसिडेंट साहब। तो एक चीज़ याद रखिएगा
कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, इनके जो सैलरीज होती हैं, इनके जो अलाउंसेस होते हैं, पेंशन्स होती हैं, इनको जो डिसाइड करता है वो है पार्लियामेंट। ऐसा आपको कोई मिलता है कोई स्टेटमेंट के इनको संविधान द्वारा डिफाइन किया गया है या संविधान बताता है कि आप सैलरीज होंगी, तो वो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट को ये पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो खुद लॉ बनाएगा और इनके लिए डिसाइड करेगा कि क्या क्या इनके सैलरीज होंगी, क्या क्या अलाउंसेस इसको मिलेंगे। ये डिफरेंशिएशन आपको रखना है, कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन सी चीज़ पार्लियामेंट को पावर देती है और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिफाइन नहीं करता है, ये चीज़ है, इनमें डिफरेंशिएट करेगा। ऐसे बहुत सारे PYQs आपको मिलेंगे जो इस चीज़ के ऊपर ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू इट, तो वो ज़्यादातर गलत होते हैं। थोड़ा आपको अटेंशन रखनी है, PYQs के अकॉर्डिंग ही आपका दिमाग चलना चाहिए। उस तरीके से आप दिमाग को ढालिए कि आपके PYQs के अकॉर्डिंग आपका दिमाग चले। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला जो चैप्टर है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हुआ था 91 वाला और 92 वाला शायद, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो लिमिट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को 15% पर, कि 50% जो टोटल मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 12 होना चाहिए। ये चीज़ है, ये जो अमेंडमेंट था आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ है, क्या ईयर क्या है और क्यों हुआ था, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमको पता होना चाहिए कि 2 टाइप की अकाउंटेबिलिटी होती है। कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी जो होती है सीधा लोकसभा के लिए, एक होती है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए ये प्रसाद पर्यंत है, प्रेसिडेंट ही इनका नियुक्ति करता है। तो इंडिविजुअल जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रेसिडेंट के लिए, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है वो सीधा किसके लिए है, लोकसभा, यानी कि पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली किसके लिए, लोकसभा के लिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा जरूर से और याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, टेस्ट सीरीज में भी जब आप लगाएंगे और PYQs के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। CM वाला चैप्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले चैप्टर में कोई हमने अभी पढ़ के आए हैं। प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले जो भी प्रोविजंस हैं उसको बस आप स्टेट में लगा दीजिए, तो वो सारे के सारे एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। तो इन दोनों चैप्टर्स में कोई अंतर नहीं, इन दोनों चैप्टर्स को साथ पढ़ना है, जो भी 4 चैप्टर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन चारों चैप्टर्स को एक साथ पढ़िए। देखिए, लक्ष्मीकांत में पढ़ने का एक फ्लो है, ऐसे नहीं है कि चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, ऐसे नहीं। जो एक फ्लो है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ CM पढ़ लिए, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया, तो ये चैप्टर्स आपके दिमाग में फ्लो बनाएगा, आपको ये चीज़ें याद रहने लगेंगी। आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। कैबिनेट कमेटीज़ वाला जो चैप्टर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन किस कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है और कौन किस कमेटी का प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर है। ऐसी जो कमेटीज़ हैं ज़्यादातर मोस्टली प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन है, बाकी एक दो कमेटीज़ हैं जिनके जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं। ज़्यादा लोड नहीं लेना है इस चैप्टर का। बेसिक चीज़ ध्यान रखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इसके होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो चीज़ जरूर से ध्यान रखनी है हमको, कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और अपनी पढ़ाई को एकदम से पावरफुल कर देना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, मोटिवेशन बना के रखना है। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कंप्लीट हो चुका है, CM एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीट हो चुका है, कैबिनेट कमिटीज़ वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ कुछ PYQs मैंने इनके प्रैक्टिस किए हैं। तो इसके साथ हमारा जो आज का टारगेट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो मेरा टास्क रहता है कि CSET को कवर करूँ। नाइट जो शिफ्ट है मेरी 2 से 3 घंटे है, मैं ज़्यादातर 2 घंटे ही दे पाता हूँ, तो वो मैं देता हूँ CSET को। CSET क्यों इंपॉर्टेंट है सभी लोग जानते। CSET इस टाइम डिफाइनिंग फैक्टर है। CSET को आपने इग्नोर किया तो UPSC आपको इग्नोर कर देगी। ध्यान रखिएगा, CSET को जरूर से कंप्लीट करें, वीडियोस देखें, कोर्स लें, कोचिंग करें, कुछ भी करें, CSET कवर करें। जिन लोगों को अभी क्वांट में दिक्कत है, लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, प्रैक्टिस करिए और कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एट दी एंड आपको करना क्या है, क्वालिफाइंग ही तो है। 30 से 35 क्वेश्चन आपको ज़रूर सही करने हैं। लोगों पे वो भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लेंदी पेपर आता है। पिछले 2023 में जो पेपर आया काफ़ी लेंदी पेपर था और कैट लेवल पर पहुंचा दिया है। उसी टाइप से तैयारी करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सोर्सेस बताऊं कि मैं CSET कहाँ से कर रहा हूं, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। लेकिन तैयारी करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी है, मोटिवेशन बना के तैयारी करनी है, क्योंकि आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है ना, तो आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। आप अपने अंदर एक क्लैरिफिकेशन है, क्यों मैं इस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, क्यों मुझे प्रिपरेशन करनी है, फ्यूचर मेरा क्या है,
क्यों मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ। आपके ऊपर काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर से खोना नहीं है, क्योंकि ये जो 4 से 5 महीने हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए, गोल्स को अचीव करते रहिए। 80% 90% जितना हो जाए PYQs करते रहिए, CSET करते रहिए और मस्त इसी के रहिए। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।